वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें हमने जो है सारे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आइए से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। ये सारे हमारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन आपको मानचित्र के संदर्भ में आपको तीन कथन दिए गए हैं, ए, बी और सी। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। मानचित्र के तीन घटक होते हैं, दूरी, समय और प्रतीक। तो यहाँ पे जो समय है ये आपका मानचित्र का घटक नहीं होता है, दूरी होता है, प्रतीक होता है। इसके अलावा जो और एक होता है वो आपका क्या होता है, दिशा। ठीक है, तो दूरी, प्रतीक और दिशा होता है। ठीक, तो ये आपका जो है पहला कथन क्या है, हमारा पहला कथन हमारा गलत है। ओके, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमारा पेज तो आपका सीमित होता है, लेकिन इतना बड़ा महाद्वीप आप उस पर कैसे दिखाओगे। तो महाद्वीप का आकार बहुत बड़ा होता है, तो उसमें हम जो है छोटे पैमाने यूज करते हैं ना। छोटे पैमाने का मतलब जैसे 5,000 किलोमीटर, यानी कि 5,000 किलोमीटर बराबर क्या करेंगे, बराबर 1 सेंटीमीटर लिख देंगे ना। यानी कि 5,000 किलोमीटर को हम केवल 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, छोटे पैमाने बनाते हैं जब हमें बड़े भाग दिखाने होते हैं। ओके, तो ये वाला कथन हमारा क्या है, सही है। इसके अलावा देखते हैं आगे, तीसरा वाला, जब छोटे पैमाने वाले जब छोटे भाग वाले क्षेत्रफल दिखाने होते हैं जैसे गांव या फिर कस्बा, तो हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेम कागज़ पे हमको एक गांव को दिखाना है, तो गांव तो भाई महाद्वीप से तो छोटा ही है। ठीक है, मान लो गांव जो है 5 किलोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, आपको छोटा सा दिखाना है तो आप क्या करोगे कि 500 मीटर बराबर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका बड़े पैमाने बना रहे हो, यानी कि आप केवल 500 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर बना रहे थे, जबकि वहाँ पे आप छोटे पैमाने बना रहे थे। कैसे कि आपका 5,000 किलोमीटर के लिए आप क्या कर रहे थे, 1 सेंटीमीटर को मान रहे थे। ठीक है, तो ये आपका कथन क्या है, सही है। सी और बी सही है, ए वाला हमारा गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि हमारा एक समय जो है नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है, दिशा होता है। ठीक है, तो जिस वाले ऑप्शन में हमें बी और सी मिल जाएगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिलता है कि बी और सी, तो ये हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ये आप ध्यान देना, ये इसके बारे में पूछा जाता है आपका कि मानचित्र के तीन घटक जो है कौन कौन से हैं। तो दिशा है, दूरी है और प्रतीक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको समय दिया था जो कि इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करनी है। यानी कि ये दो आपके कथन दिए गए हैं, आपको बताना है ये किस महाद्वीप से संबंधित हैं। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, पहले ही कथन से आप पता कर सकते हो कि ये किस महाद्वीप के बारे में दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना, इस तरह से आपका अफ्रीका महाद्वीप है। आप देखते हो कि इसके अफ्रीका महाद्वीप से तीनों जो है रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तीनों गुजरती हैं। ठीक, तो जो आपका ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त का मतलब 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जो एकदम बीच में से, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, वो आपके अफ्रीका महाद्वीप के भी बीचों बीच से गुजरती है। और इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये नीचे की ओर जाके ऐसे सकरा सा है, ठीक है ना, लेकिन ऊपर की ओर क्या है, चौड़ा है। तो ज़्यादा भाग क्या है, 0 डिग्री के उत्तर में जो भी भाग स्थित है वो क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये इधर साइड वाला ज़्यादा भाग जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी हमारा कथन किससे संबंधित है, आपके अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक बहुत और बात याद रखनी है कि इस महाद्वीप से होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और आपका मकर वृत्त। ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है। तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध होते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, उसको आपसे पूछा गया है कि किसमें आपका सही अनुक्रम से रखा गया है। तो देखिए जो आपका पृथ्वी होता है, बीच में आपका जो ये वाला एरिया होता है 0 डिग्री के आसपास वाला, ये आपका क्या है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके बाद जो है ये आपका 66.5 डिग्री तक क्या होता है, आपका
6.5 डिग्री तक आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और इसके ऊपर वाला जो आपका ध्रुवीय भाग होता है, ठीक है, 6.5 के बाद वाला, वो होता है आपका शीत कटिबंध। और ऐसा दोनों ही साइड में होता है। ठीक, ये बीच वाला उष्ण कटिबंध हो गया। देखिए उष्ण कटिबंध, उसके बाद अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, ये आपका दक्षिण है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, अगर आप जो है दक्षिण की ओर जा रहे हो तो आपका फिर शीतोष्ण कटिबंध पहले आएगा। तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत कटिबंध है। तो पहला वाला कथन हमारा क्या है, सही है। दूसरे में देखते हैं उष्ण कटिबंध से ये आपका उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर, फिर देखो ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, तो पहले शीतोष्ण कटिबंध आएगा, फिर आपका शीत कटिबंध आता है। तो ये वाला भी हमारा सही है। इसके बाद देखिए दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, तो ये आपका यहाँ से शुरू कर रहा है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, फिर आपका शीत कटिबंध लिख दिया है। जबकि अगर आप दक्षिणी से शुरू करोगे, फिर उष्ण आएगा, फिर आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आएगा। ठीक है, शीत कटिबंध नहीं आएगा। ओके, तो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा गलत है। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो मैं नीचे जो है इसका इमेज इसका डाला हुआ है, वहाँ पे मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। तो ए और बी जिसमें सही मिल जाएगा वही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल जाता है ए और बी। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे जो चित्र है, इसको एक बार आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको इसे समझाया भी था मैंने। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एरिया है, ये आपका उष्ण कटिबंध वाला एरिया है, जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध, अब देखिए उष्ण कटिबंध के आप उत्तर साइड में जाओगे तो सबसे पहले आपको शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, उसके बाद आपका क्या मिलेगा, शीत कटिबंध। और यही उष्ण कटिबंध के दक्षिण में जाओगे तो पहले आपको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, फिर आपका क्या मिलता है, शीत कटिबंध मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये वाला चित्र आपको ध्यान रखना है, इससे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसे आप लोग अगर नहीं समझे हो तो आप जो है जो हमारा अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर है वहाँ से जाकर के अभी भी समझ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी कि देशांतर के संदर्भ में आपको 1 2 3 4 कथन दिए गए हैं। देखिए ये वाला जो आपका ABCD होता है ना, क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं सीटेट में, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये वाला ABCD दिया है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये आंसर नहीं होता, ये आपके कथन होते हैं। आंसर आपको नीचे दिए होते हैं, ये वाले सारे आंसर होते हैं। ठीक है ना, कई लोग जो है इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा आंसर है, इसमें कोई एक चीज़ सही मिलता है, वहीं पे अपना सही मार के चले जाते हैं, और इस वजह से जो है इनका सिलेक्शन सीटेट में हो नहीं पाता। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है। तो देखिए पहला कथन क्या कहता है कि जो देशांतर है ये काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। तो देखिए ये जो आपका सही है, पहला कथन क्या है, सही है। आप देखते हो पृथ्वी पर जो है देशांतर रेखाएं किस तरह से बनाई गई हैं, इस तरह से बनाई गई हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपकी देशांतर रेखाएं बनाई जाती हैं। तो ये क्या है, अर्धवृत्ताकार रेखाएं तो जो भी आपका अक्षांश और देशांतर रेखा ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। और आधे अर्धवृत्ताकार यानी कि पृथ्वी के एक साइड में पूरा जो है ये आ रहा है, फिर अगले साइड में भी जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार रेखाएं, इनकी त्रिज्या क्या है, समान है, क्योंकि सबकी त्रिज्या क्या है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच में जो आपकी लाइन है, सब सारी की सारी त्रिज्या आपकी समान है। आगे देखते हैं, पहला कथन हमारा क्या है, सही है। प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ये बात तो सही है कि जो आपका प्रमुख यामोत्तर है यानी कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर क्या करता है, पृथ्वी को 2 हिस्सों में विभाजित करता है। मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर क्या करेगी, पृथ्वी को 2 हिस्से में विभाजित करेगी। कौन कौन सा हिस्सा बनता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं पे, यहाँ तक तो ये कथन सही था, लेकिन इसके बाद जो ये लिखा है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे आपका कथन क्या हो जाता है, गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब कथन नंबर बी भी गलत है। कैसे गलत है, अगर ये बीच में से 0 डिग्री देशांतर डिवाइड कर रहा है तो ये देखिए उत्तर इधर होता है, दक्षिण आपका नीचे होता है, इधर आपका पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखा बांटती है, ना कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कथन गलत हो गया। आगे देखते हैं अब 180 डिग्री जो देशांतर है ये पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब के एक दूसरे के विपरीत जो है स्थित है। जी नहीं, जो 180 डिग्री देशांतर है ना, वो इधर की साइड में आपका क्या है, 0 डिग्री है, और इसके जस्ट उल्टे दूसरे साइड में क्या है आपका 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री के विपरीत में आपका 180 डिग्री है, ना कि 180 डिग्री पूर्व के विपरीत में 180 डिग्री है। तो ये भी वाला भी कथन आपका, सी वाला भी कथन क्या है आपका,
गलत है। अगला है, तो पहला हमारा कथन सही था, दूसरा वाला गलत था, तीसरा गलत था। चौथा देखते हैं, देशांतर यामोत्तरों के बीच की दूरी जो है ये ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर के शून्य हो जाती है। जो आपके देशांतर होते हैं ना, आपको जो चित्र वो बताया गया होगा तो आपने देखा होगा कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच में ये होते हैं, इस तरह से आते हैं ये, ठीक है ना। इस तरह से ये लाइनें होती हैं, इस तरह से ये लाइनें होती हैं, इस तरह से, यानी कि एक ध्रुव से स्टार्ट होकर के दूसरे ध्रुव में जाकर के मिल जाती हैं। तो देखिए, जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, मान लो ये बीच बीच का एरिया है, यहाँ पे इनके बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है, लेकिन जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, इनके बीच का एरिया जीरो मतलब कम होना शुरू हो जाता है और ध्रुवों पर जाकर के ये सारी रेखाएं मिल जाती हैं, तो वहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये हमारा कथन भी क्या है, सही है। तो हमें ऑप्शन नंबर मतलब कथन ए और डी हमारा सही है, तो जिसमें हमें मिलेगा तो वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है ए और डी। ओके, तो ए और डी हमें यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपने कथन देख के मारा होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो गलत था, तो आप इसको मारते ही नहीं, जबकि आप देख रहे हो आंसर आपके यहाँ पे हैं, तो इससे देख करके मारना है, ना कि कथन को देख करके आप आंसर मारोगे। ओके, पता लगा आपको, लगा कि हाँ भाई पहला वाला कथन तो सही लग रहा है, आप ऑप्शन नंबर ए लगा के चले आए। ए में क्या था, ए बी और सी, जो कि आपका गलत आंसर था। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो चीज़ें जो जो उसमें गलत था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो जो गलत था। जो आपका पृथ्वी है उस पर 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे, यानी कि उसके विपरीत में 180 डिग्री देशांतर होता है। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर को पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। ये आपका 0 डिग्री गया है, इसके जस्ट विपरीत जो उधर की ओर गया होगा दूसरी साइड में वो 180 डिग्री है। तो इससे जो है पृथ्वी 2 भागों में बढ़ती है। इधर आपका पूर्वी गोलार्ध है, इधर आपका क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों पर ए तथा बी पर विचार करना है हमें, और जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो 2 कथन हमें दिए गए हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो पहला कथन तो सही है, हम लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि जो आपके हरे पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए ना। तो पहला वाला कथन हमारा क्या है, हमारा कथन सही है। दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। तो ये नहीं, ये आपका कथन क्या है, ये हमारा कथन गलत है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी पृथ्वी पर होगी तो पृथ्वी पर जंगल ही जंगल होंगे, जी नहीं। ठीक है, तो ये वाला कथन हमारा क्या है, गलत है। पहला वाला कथन हमारा सही है। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कहाँ पे हमें लिखा है कि ए सही है और बी गलत है। यहाँ पे लिखा है ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल नहीं सही है। ए और बी दोनों गलत है, नहीं भाई दोनों तो नहीं गलत है, एक हमारा सही है। ए सत्य है और बी असत्य है। तो जी हाँ, हमारा ए क्या है, सत्य है, बी असत्य है। यहाँ पे दे रखा है कि ए असत्य है और बी सत्य है, तो ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कथन वाले क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और अधिकतर सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कथन वाले ही होते हैं। इसीलिए बच्चों का ये सीटेट का जो पेपर 2 है ये जल्दी क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि उनको थ्योरी का नॉलेज नहीं होता है। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप और शीतलता ही होती है। यानी कि हवा जो है आपका जो है, आप में हवा में ज़्यादा तापमान होगा तो क्या गरम गरम आपको महसूस होता है, ठंडा होता है तो आपको ठंड महसूस होता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। किसी स्थान का तापमान किस पर निर्भर करता है, आपसे पूछा, यानी कि जो स्थान, किसी एक स्थान का तापमान अगर आपको बताना होगा तो वो किन किन चीज़ों पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे भी देखो आपको 4 कथन दिए गए हैं। ये आपके ऑप्शन नहीं है, कथन है। ऑप्शन आपके हमेशा नीचे होते हैं, अभी आपको ध्यान देना है। जब आपको नीचे ऑप्शंस नहीं मिले तब आप समझ लो कि हाँ भाई ये वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो स्थान के अक्षांश पर किसी का तापमान निर्भर करता है। ठीक है ना, जैसे अगर 0 डिग्री अक्षांश पे कोई व्यक्ति रहता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, और कोई व्यक्ति अगर ध्रुवों पर रहता है, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव पे, तो वहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा क्या होगी, ठंड होगी। ठीक है, तो अक्षांश पे तो निर्भर करता है। ओके, समुद्र स्थान की ऊंचाई पर, यानी कि कोई जो है स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, क्या इस पे जो है डिपेंड करेगा कि तापमान जो है वहाँ पे ज़्यादा होगा कि कम होगा? जी हाँ, डिपेंड करता है।
जितनी ऊंचाई पर कोई चीज़ स्थित होती है उतना जो है उसका तापमान क्या होता है, कम होता है। यानी कि इसीलिए आप देखते हो पहाड़ों पर जब जाते हो तो आप वहाँ पे ज़्यादा तापमान जो है आपका ज़्यादा कम होता है, सिवाय आप नीचे रहते हो। जब आप ज़मीन पे रहते हो, ठीक है, और समुद्र तल के पास रहोगे आपका, ठीक, तो समुद्र तल से जितना ऊंचाई पे जाओगे आप उतना जो है आपका तापमान क्या होगा, कम होता जाता है। तो ये तो आपका मतलब कि स्थान की ऊंचाई पर तो तापमान निर्भर करता है। तो ये भी हमारा सही था, ये भी हमारा सही हो गया। स्थान के देशांतर पर, देशांतर देखो, जो देशांतर है ना, ये देशांतर आपका क्या बताता है, ये आपका समय बताता है। यानी कि देशांतर क्या बताता है, समय। तो देशांतर से जो है तापमान का कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला हमारा कथन क्या है, सी वाला गलत है। गर्म और ठंडी महासागरीय जलधाराओं की उपस्थिति पर, यानी कि जिस जगह पर जो है आपकी गर्म जलधारा उपस्थित होगी समुद्र में, वहाँ पे गर्मी वाला मौसम होता है। जहाँ पे ठंडी जलधारा होती है वहाँ पे आपका शुष्क मौसम होता है। तो ये भी जो है आपका तापमान निर्भर करने में जो है क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा, ए, बी और डी, ठीक है। जिस ऑप्शन में मिलेगा हमारा ए, बी और डी, वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें मिलता है ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो आपका लिखा है इसको भी आप देख लेना कि जो आपका ये डिटेल लिखा है, डिटेल भी आप देख लेना किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये मैंने इसमें लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह क्या होती है, गर्म हो जाती है। सौर विकिरण मतलब जो सूर्य से आपका एनर्जी आती है उससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। जी हाँ, ये बात तो सही है, सतह तो गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। जी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका सौर विकिरण आता है, ये पृथ्वी क्या होती है, सौर विकिरण पिंड एक आपका बन जाती है। यहाँ पे विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। यानी कि क्या होता है, जैसे कि सूरज से प्रकाश आता है, ठीक है, पृथ्वी उसको सोख लेती है। पृथ्वी सोख लेती है, उसके बाद क्या होती है, उस प्रकाश को ये फिर वापस जो है भेजती भी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारा प्रकाश ये पूरा का पूरा सोख लेती है, ये प्रकाश फिर आपका परावर्तित भी होता है। लेकिन क्या होता है कि सारा का सारा जो है ये जो परावर्तित होता है ये बाहर अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है, कुछ को जो है रोक लिया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन के द्वारा नहीं रोका जाता है। ये किसके द्वारा रोका जाता है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ना, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ये इसको रोका जाता है। तो ये आपका नाइट्रोजन से नहीं रोका जाता। तो ये हमारा क्या है, गलत है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, मतलब कि कथन सी हमारा क्या है, गलत है। तो जिसमें हमें मिलेगा ए और बी वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल जाता है ए और बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि जब कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे शरीर में पसीना आता है, पसीना जो आता है वो आसानी से नहीं सूखता, तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा समय होता है, मतलब कि किसकी वजह से जो है आपके पसीना, जो शरीर का पसीना होता है वो आसानी से नहीं सूखता है और कपड़े सूखने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। जानते हो किस वजह से? तो जब आपका मौसम क्या होता है, आर्द्र होता है। ठीक है, जब आर्द्र मौसम होता है तो उस समय जो है आपका पसीना जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, उमस जिसको आप बोलते हो, उमस बोलते हो ना आप, तो ये आपका आर्द्र मौसम होता है जिसको आप क्या बोलते हो कि उमस बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि आपके वायुमंडल में नमी की मात्रा क्या हो जाती है, वो आपकी बढ़ी जाती है। ओके, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ना कि वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की जो मात्रा होती है वही आपकी आर्द्रता कहलाती है। तो इसी वजह से हमारा शरीर का पसीना नहीं सूखता और कपड़े भी आपके देर में सूखते हैं, आर्द्रता की वजह से। अब यहाँ पे आपको जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आपको ए और बी, मतलब कि यहाँ पे वनों के प्रकार हैं और भारत में किस स्थान पर ये वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि वर्षा किस जगह पे ज़्यादा होगी, तो पश्चिमी घाट में वर्षा ज़्यादा होती है। पश्चिमी घाट के किस ढलान पे, पश्चिम ढलान पे या फिर पूर्वी ढलान पे। तो देखिए ये आपका इधर साइड में आपका क्या होता है, इधर आपका पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट। तो इसमें पूर्वी ढलान कौन होगा, तो पूर्वी ढलान ये वाला होगा। ठीक है, ईस्ट आपका इधर होगा पूर्वी ढलान और वेस्ट आपका इधर होगा। और जब भी आप देखते हो कि बरसात के लिए जब आप जलवायु पढ़ते हो तो आप देखते हो कि बरसात के लिए जो आपका वो मानसूनी हवाएं आती हैं वो आपके किस साइड से आते हैं, पश्चिम साइड से ही आते हैं, उत्तर पश्चिम साइड से। तो सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होगी, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पे आपका ज़्यादा वन भी होंगे।
तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, तो ए का क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो कटीली झाड़ियों के बारे में भी आप जानते हो। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ भाई राजस्थान में पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये सुंदरवन में उगते हैं। ठीक है ना, मैंग्रोव वन, सुंदरवन में आपके मैंग्रोव वन उगते हैं। तो आपका एक बचा है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पे ये पाए जाते हैं। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का हमारा क्या था? ए का हमारा था भाई दूसरा वाला। ए का दूसरा किस में है? इसमें है और इसमें है। इसके अलावा बी का हमारा तीसरा था, तो बी का तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ देखते हैं। कटीली झाड़ियाँ हमारे कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो कटीली सी का क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये वाला हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा हमारा डी का क्या था? 4 था। ठीक है, तो ये मिलाना वाला भी जो है आपका, आपको अगर सही मिलान आपने कर लिया तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में की जनसंख्या और उसके संगठन के बारे में पढ़ा रही है। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है। जो जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है, वो क्या है? आधार पर क्या है? चौड़ा है, यानी कि नीचे साइड में क्या है? चौड़ा है, और ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्या हो रहा है? सकरा हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये पतला होता जा रहा है। तो किस देश की जनसंख्या पिरामिड का उपयोग कर रही है? यानी कि पिछले 100 सालों में किस देश की जनसंख्या क्या होगी? आपकी कम होती गई है। तो ऐसा देश जो आपका है ये है हमारा केन्या। जापान की बड़ी है और सबकी बड़ी है, जबकि केन्या की क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वो केन्या के देश के बारे में पढ़ा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से आपका प्रवास को प्रभावित करने वाले उत्कर्ष कारक हैं? यानी कि किस वजह से जो है आप किसी जगह पे ये डिसाइड करोगे कि यहाँ पे रहना है या फिर नहीं रहना है? अच्छा कारक आपसे पूछ रहा है। प्रवास का मतलब किसी जगह पर जाकर के बस जाना। ठीक है, किसी जगह पे जाकर के बसना, यानी कि वहाँ पे रहने लगना, वो क्या है? आपका प्रवास कहलाता है। तो किस वजह से आप किसी जगह पे आके रहोगे? कार्य हेतु अच्छे अवसर, यानी कि काम करने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, वहाँ पे आप रहोगे कि नहीं रहोगे? जी हाँ भाई, हम वहाँ रहेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी तो रहोगे कि नहीं रहोगे? जी हाँ, वहाँ भी रहेंगे। गरीबी रहेगी, वहाँ पे रहोगे? नहीं भाई, गरीबी वाले जगह पे हम नहीं रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा इनकम मिलेगी वहाँ रहोगे? हाँ भाई, हम वहाँ रहेंगे। तो ए, बी और डी हमारा जो है क्या हो गया? प्रवास को प्रभावित करने वाले उत्कर्ष कारक, यानी कि अच्छे कारक हैं भाई। इसकी वजह से लोग किसी जगह पे जा कर के आपके रह सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर किस में आएगा? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी हमको मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। ओके, तो बी में हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करके सही विकल्प का चुनाव करिए। तो वक्तव्य कौन कौन से? वक्तव्य मतलब स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? तो ए, बी, सी, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं, याद रखना है। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। तो प्राथमिक गतिविधियों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां कृषि वाले चैप्टर में आपने देखा होगा। जो प्राथमिक गतिविधियां होती हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो आपके प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिलती हैं उनको, उनका निष्कर्षण, यानी कि जैसे आपका ज़मीन से आप क्या करते हो? ज़मीन में आप फसलें उगा रहे हो। इसके अलावा ज़मीन से आप क्या कर रहे हो? कोयला निकाल रहे हो या कोई भी चीज़ का खनन कर रहे हो। तो ये सभी आपके प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, उनका जो आपका उत्पादन करोगे, उनका जो है निष्कर्षण करोगे, तो ये प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो पहला वाला कथन आपका सही है, यानी कि प्राथमिक गतिविधियां प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित हैं। ये सही है हमारा। बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण है। देखिए, बैंकिंग, यातायात, ये सब जो है ना, ये सभी आपके क्या है? सेवा क्षेत्र हैं। और सेवा क्षेत्र जो होता है वो आपका द्वितीयक नहीं होता, क्या होता है? आपका तृतीयक होता है, थर्ड वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे लिखा है द्वितीयक है, जबकि क्या होता है? आपका तृतीयक होता है। तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण। अब देखिए ये क्या लिख रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से आप कोई नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हो, उसका प्रसंस्करण करके क्या कर रहे हो? कुछ नई चीज़ आप बना रहे हो, यानी कि कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर उद्योग होते हैं, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक में आते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा है तृतीयक गतिविधियाँ, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। केवल हमारा ए वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल जाता है केवल ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको लिए वास्ट इसको नॉलेज चाहिए। पूरी थियरी आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से थियरी आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है बिना थियरी के आप सोशल साइंस कभी पास नहीं कर पाओगे। ओके,
भूकंप के तीव्रता जो होती है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, ये बात तो हम जानते ही हैं। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि किस रिक्टर पैमाने पे अगर जो है भूकंप की तीव्रता कम से कम कितनी होगी कि उससे जो है वस्तुएं गिर सकती हैं, घर और गिर सकते हैं या फिर आपको क्षति पहुंच सकती है। तो मिनिमम जो होता है वो आपका 5 से 5.9 होता है। ठीक है, अगर 5 के ऊपर जाता है आपका भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पे 5 से ज़्यादा मापी जाती है, तो ये डर होता है कि हाँ भाई अब घर वर क्या हो जाते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 5। और 7 पे क्या होता है, 7 पे तो भाई आपका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब कुछ जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा का पूरा बिल्डिंग विल्डिंग सब गिर जाता है 7 पे। ठीक है, मिनिमम जो है आपका 5 के ऊपर जब जाता है तब आपका प्रॉब्लम होना शुरू होता है। ओके, तो ये हम ध्यान देंगे। तो भाई अगर यहाँ तक आप पढ़ रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ाई में जो है आपका समय देने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू लर्न। इसके अलावा आप कमेंट जरूर कर देना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, अगर किया है तो फिर से मत सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे। इसके अलावा आप क्या करना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों तक, जो भी जो है अगर आपको क्लास मीनिंगफुल लगी हो, कुछ आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आप क्या करना अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। ओके, वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।